Welcome all of you. Myself Rakesh Khatri. Today we are going to discuss एलर्जी एंड एंटी एलर्जी अजिक। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एलर्जी पे और एंटी एलर्जिक पे रहेगा। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एलर्जी क्या है और एलर्जी किन किन कारणों से हो सकती है। जैसा आप लोग स्लाइड में देख पा रहे हैं कि एलर्जी 1 in 4 पीपल सफर फ्रॉम द एलर्जी। ये वर्ल्ड डाटा है कि पूरी दुनिया में, पूरे संसार में 4 में से 1 बंदा जो है वो एलर्जी से ग्रसित है और एलर्जी से परेशान है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा पूरा का पूरा वो एलर्जी और एंटी एलर्जी पे रहेगा। यहाँ पे कि एलर्जी क्या है, एलर्जी के कारण क्या है और सिम्टम क्या है। जैसे आप देख यहाँ पे स्लाइड में देख सकते हैं कि आपका रनिंग नोज है, नेजल कंजेक्शन है, कफिंग है, सीजिंग है और उसके बाद आपका इचिंग नोज है, वाटरी आई है। ये सारे सिम्टम है एलर्जी के। कि इन सब सिम्टम से हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में एलर्जी हो गई है। और आने वाली स्लाइड में हम आपको यही बताएंगे कि एलर्जी का मेन कारण क्या होता है, एलर्जी कहां से शुरू होती है। देन नेक्स्ट नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारी वो भी एलर्जी सिम्टम पे ही है कि एलर्जी के सिम्टम क्या है। जैसे फीवर के सिम्टम है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और ऐसे ही एलर्जी के सिम्टम होते हैं। जैसे हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था, हम इस स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं कि कफ, रेडनेस, इचिंग, रेनी नोज, ये सारे के सारे सिम्टम हैं आपकी एलर्जी के। ये आपकी बॉडी आपको एक मैसेज देती है कि भैया हमारी बॉडी में कुछ पैथोजन, कुछ फॉरेन पार्टिकल घुस चुके हैं जो अंदर जाके हमारी बॉडी सिस्टम को खराब कर रहे हैं। तो ये एक मैसेज होता है बॉडी का हमारे को कि एलर्जी हो गई है। देखिए आपका अब कफ होती है, रैसेज होती है, वाटरी आई है, उसके बाद आपका एडिमा, एडिमा मतलब जो स्वेलिंग जो हो जाती है, इचिंग जो खुजली हो जाती है, रेनी नोज, अपना आपका नाक बहता है, रेडनेस कफ, ये सारे क्या है, ये सारे के सारे सिम्टम हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि होस्ट फैक्टर की फैक्टर क्या क्या है। देखो हेरिडिटी मतलब डीएनए, आरएनए, डीएनए। अगर मुझे एलर्जी है तो 98-99% चांस है कि मेरी आने वाली जनरेशन को, मेरे बच्चे को, उसके बच्चे को उस टाइप की एलर्जी होगी ही होगी। देन उसके बाद एज, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती चली जाती है। तो मैक्सिमम जो चांस रहते हैं छोटे बच्चे को और जो बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनको क्या होते हैं, एलर्जी के मोस्टली चांस होते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे की जो इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हो रही होती है और जो ओल्ड एज में जो लोग होते हैं उनकी इम्यूनिटी भी बहुत काफी कमजोर हो जाती है। तो इसलिए ये एज फैक्टर भी होता है। उसके बाद सेक्स, सेक्स फैक्टर मतलब आप मेल हो फीमेल हो उसके हिसाब से भी एलर्जी क्या है आपको अफेक्ट करती ही करती है। देन हम बात करते हैं सोर्स की कि सोर्स क्या है एलर्जी का। सोर्स इन द सेंस की मैं बात करूं इन्वायरमेंटल सोर्स की, जैसे स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग। एज यू नो पैसिव स्मोकिंग इज मोर डेंजरस देन एक्टिव स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग मतलब मैं स्मोक कर रहा हूं तो मुझे नुकसान हो रहा है। पैसिव स्मोकिंग मतलब मेरे बगल में कोई बैठा हुआ है वो स्मोक नहीं करता है लेकिन वो धुआं उसके उसके पास जा रहा है, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा रहा है तो वो उसको अफेक्ट करेगा। तो पैसिव स्मोकिंग जो है वो मोस्ट डेंजरस है एक्टिव स्मोकर से। जैसे आपका नेल पॉलिश है, पोलन ग्रेन्स है, मेडिसिन हैं, तो इनसे भी कुछ लोगों को एलर्जी होती है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड भी हमारी क्या है कि नेक्स्ट स्लाइड भी हमारी इसी के ऊपर है। पीनट से एलर्जी, मिल्क से एलर्जी, एग से एलर्जी, व्हीट से एलर्जी जो बहुत कॉमन है। कुछ लोग होते हैं यार ये बंदा रोटी क्यों नहीं खा रहा, अनाज क्यों नहीं खा रहा, व्हीट गेहूं क्यों नहीं खा रहा, कई लोगों को गेहूं से एलर्जी हो जाती है। ये बहुत अलग अलग टाइप की एलर्जी है। उसके बाद है तो आपका एनिमल से, ड्रग्स से, नट्स से, मिल्क से, पोलन ग्रेन से। कई लोगों को फूल से एलर्जी होती है। ये वो जब भी फूलों के कांटेक्ट में जाते हैं तो उनको एलर्जी हो जाती है, क्या बोलते हैं कि कफ हो जाती है, रेनी नोज हो जाता है। उसके बाद पीनट है, फिश है। तो इस दुनिया में इतने एलर्जेंट है। एलर्जेंट मतलब क्या होता है, जो एलर्जी प्रोड्यूस करे उसको हम बोलते हैं एलर्जेंट। देन ड्रग एलर्जी, पेंसिलिन से, सल्फेट से, सैलिसिलेट से। तो ये भी बहुत टाइप की एलर्जी होती है। ड्रग से कुछ लोगों को एलर्जी होती है, वो कहते हैं यार मैंने वो ड्रग खाई थी, वो ड्रग खाने के बाद मुझे वोमिटिंग होगी, मुझे रेडनेस होगी, लाल लाल दाने होंगे, मुझे रैसेस होगी, इचिंग होगी। तो कुछ लोगों को ड्रग से भी एलर्जी है, वो एलर्जी आपको भी हो सकती है। एक इसमें टेस्ट आता है एलर्जी का जो वो आपको पूरी बता देता है। उस टेस्ट में जब टेस्ट वो एक टेस्ट होता है एलर्जी का, जो टेस्ट होता है वो आपको बता देगा कि आपको किस चीज से एलर्जी है। तो ये थे हमारे कॉमन सिम्टम एंड कॉमन टाइप ऑफ एलर्जी। देन हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए यहाँ पे सिम्टम एंड एलर्जी, इंजेक्शन से एलर्जी हो जाती है कई लोगों को। हनी बी, जब हमें कोई भी मधुमक्खी या फिर कोई भी इंसेक्ट काटता है तो हमें स्वेलिंग और रेडनेस हो जाती है वहां पे। कुछ लोगों को फीवर ही हो जाता है। तो इंसेक्ट से भी एलर्जी होती है, मेडिसिन से एलर्जी, एनिमल से एलर्जी। देन ज्वेलरी से, ये आपको जान के हैरानी होगी, कुछ लोगों को ज्वेलरी से एलर्जी है। सोने से, चांदी से, सिल्वर से एंड गोल्ड से कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है।
लेकिन सिल्वर गोल्ड तो बहुत अच्छा माना जाता है भाई, आप कोई सोने की चेन पहनता है, कोई अंगूठी पहनता है, लेकिन नहीं, आप देखोगे कि कुछ लोगों को गोल्ड और सिल्वर से भी एलर्जी एलर्जी हो जाती है। देन उसके बाद आपका जेनेटिक फैक्टर हमने पहले डिस्कस किया था। जेनेटिक फैक्टर मतलब हेरिडिटी। अगर मुझे एलर्जी है तो 101% मेरी आने वाली जनरेशन को भी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मिल्क से एलर्जी है, मैं जब भी मिल्क पीता हूं तो मुझे स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है। मेरी आने वाली जनरेशन को, मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे के बच्चों को भी उस चीज से एलर्जी होगी ही होगी। ओके। देन कुछ प्लांट से मैं एलर्जी हो जाती है, जो पॉइजन प्लांट जो होते हैं उससे एलर्जी हो जाती है। तो इतनी टाइप की एलर्जी है, केमिकल से एलर्जी हो जाती है, इतनी टाइप की एलर्जी है दुनिया में। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि चार में से, पूरी दुनिया में चार में से एक बंदा जो है वो किसी ना किसी एलर्जी का शिकार है। कई बार होता है हमें पता नहीं चलता, कई बार होता है हमें अपनी एलर्जी का पता नहीं चलता है, लेकिन उसके लिए अपन एक टेस्ट करा सकते हैं जिसमें उस टेस्ट में पूरा आ जाता है कि आपको किस चीज से एलर्जी है। देन चलते अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड, अभी हम यहाँ पे ये देखेंगे कि एलर्जी होती क्यों है। एलर्जी होती क्यों है, देखिए इसमें है व्हाट इज हिस्टामिन। हिस्टामिन एक केमिकल कंपाउंड है, इसको आप थोड़ा थोड़ा सा ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना। हिस्टामिन क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल, हमारे अंदर एक मस्ट सेल होती है। मस्ट सेल क्या होती है कि हमारी बॉडी में बहुत से ऑर्गन है, टिश्यू है, सेल है। तो मस्ट सेल क्या होती है, मस्ट सेल एक हमारे इसका हाँ इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होती है मस्ट सेल। मस्ट सेल में क्या होता है, जैसे भी कोई फॉरेन पार्टिकल या फिर अलर्जेंट, अलर्जेंट मैंने पहले बताया था, अलर्जेंट वो चीजें हैं जो एलर्जी प्रोड्यूस करती हैं आपकी बॉडी में। जब भी अलर्जेंट मस्ट सेल पे एक्ट करता है तो वो मस्ट सेल क्या करती है, हिस्टामिन रिलीज करती है। हिस्टामिन रिलीज क्यों करती है, जैसे वो हिस्टामिन रिलीज करती है तो हिस्टामिन हमारी बॉडी में कफ, रेडनेस, एक सिम्टम शो करता है बॉडी को, एक ब्रेन को मैसेज पहुंचाता है कि भैया जो एलर्जेंट जो है उसका अटैक हो चुका है। और रेडनेस, इचिंग, कफिंग, रेनी नोज, वाटरी आई, इन ये एक मैसेज हिस्टामिन पहुंचाता है अपनी बॉडी को ब्रेन के थ्रू कि भैया एलर्जेंट जो है उसने अटैक कर दिया है। आप अपनी बॉडी पे कुछ एंटी एलर्जिक, उस एलर्जेंट को स्टॉप करने के लिए आप कुछ ना कुछ मेडिसिन या कुछ ना कुछ आप इलाज ले लो। तो हिस्टामिन क्या है, हिस्टामिन केमिकल कंपाउंड है जो क्या करता है, उसके सेवरल सेलुलर रिस्पॉन्स होते हैं, जस्ट लाइक इंफ्लामेटरी रिएक्शन, उसके बाद एलर्जिक रिएक्शन, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन एंड लिमिटेड न्यूरो ट्रांसमीटर एक्शन इन द ब्रेन। ये सारी की सारी क्या है, ये फंक्शन है हिस्टामिन के। कि जैसे भी आप हिस्टामिन वहां से रिलीज होता है, एलर्जेंट जो एलर्जी प्रोड्यूस करेगा वो मस्ट सेल पे एक्शन करेगा, अंदर घुस जाएगा वो किसी माध्यम से, और जैसे ही उस सेल पे वो एक्ट करेगा और जैसे उस सेल पे एक्शन करेगा तो सेल हमारी क्या करेगी, हिस्टामिन रिलीज करेगी ब्रेन को बताने के लिए, बॉडी को बताने के लिए कि भैया एलर्जेंट अंदर घुस चुका है, दवाई ले लो नहीं तो और दिक्कत हो जाएगी। और दूसरा हिस्टामिन का काम क्या है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, जो HCl जो हमारे पेट में जो प्रोड्यूस होता है, जो पैदा होता है, जो कि हमारा फूड के डाइजेशन में और आपका जो फॉरेन पार्टिकल थ्रू फूड बैक्टीरिया वायरस आ जाते हैं उनको किल करने के लिए हमारा जो एसिड जो काम आता है HCl, उसको उसकी सिक्रेशन में भी हिस्टामिन क्या करता है, काम करता है। दूसरी बात, लिमिटेड न्यूरो ट्रांसमीटर एक्शन इन ब्रेन। जो न्यूरो ट्रांसमीटर जो होते हैं, जो मैसेंजर्स हैं, जो केमिकल पार्ट, जो केमिकल्स हैं, जो मैसेंजर्स हैं, जो हमारा मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ब्रेन तक पहुंचाते हैं, उनके एक्शन में भी हमारा हिस्टामिन काम करता है। तो ये थे रोल ऑफ हिस्टामिन इन आवर बॉडी। तो हिस्टामिन इज ए गुड फॉर आवर बॉडी, क्यों, क्योंकि हिस्टामिन हमें मैसेज पास करता है, हमारे ब्रेन को मैसेज पास करता है कि भैया बाहर से एलर्जेंट और पैथोजन आ चुके हैं अपनी बॉडी में, तो आप उनसे बचिए, उनकी मेडिसिन लीजिए। देन हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलर्जी क्या है। एलर्जी इज ए हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द बॉडी system against xenobiotic substance that can be act on allergy antigen. This type of reaction by our immune system is understand to the predispose the affected tissue to damage. एलर्जी जो है एक हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब होता है, सेंसिटिव का मतलब होता है कि बहुत ही यार वो बंदा वो सेंसिटिव है, उसको छोटी सी बात बोलो तो रिएक्ट करता है, छोटी सी बात बोलो तो गुस्सा करता है, छोटी सी बात बोलो तो रोने लग जाता है। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी एक एक्शन होता है हमारी बॉडी में एलर्जी के थ्रू। एलर्जी उसी केमिकल प्रोसेस का नाम है कि वो हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो प्रोड्यूस करती है, एक मैसेज देती है बॉडी को कि यहाँ पे हमारे बॉडी पे फॉरेन पार्टिकल ने एलर्जेंट एक्शन या फिर हमला कर दिया है, आप उससे बचाइए।
Then allergic response is medicated by different mechanism that may be due to an antigen and antibody reaction, or cell medicated this predisposition of an individual to different allergen is not predicable. Hence, anti-allergic drug become essential. The drug are used to decrease the reactivity of cell to allergen. यहां पे बात हुई है एंटी एलर्जिक की। एलर्जी को ओवरकम करने के लिए, एलर्जी को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एंटी एलर्जिक। एंटी एलर्जिक मतलब, एंटी का मतलब अगेंस्ट, एलर्जी का मतलब एलर्जी, जब इन पढ़ा है एलर्जी अभी। तो इस केस में हम क्या यूज करते हैं? एंटी एलर्जिक यूज करते हैं। तो हम जो आने वाली स्लाइड में जो हमारा मेन टॉपिक जो है वो एंटी एलर्जिक ही है, क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता जो है हम एंटी एलर्जिक पे ही आ रहे हैं। कि पूरी पीपीटी में जैसे हम पहले डिस्कस किया था कि हम पूरी जो हमारी जो स्लाइड रहेगी, जो हमारी जो प्रेजेंटेशन रहेगी वो रहेगी एंटी एलर्जिक के ऊपर। तो अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं, एंटी एलर्जिक। ये है हमारा एंटी एलर्जिक कि एंटी एलर्जिक एजेंट होते क्या है। अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो एंटी एलर्जिक एजेंट क्या होते हैं कि इज द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू ओरिजिन केमिकल फॉर physical condition cause symptoms such as hay fever, pruritus, dermatitis, rashes, and SOX, systemic allergic reaction that may lead to the death. एक किसी भी एलर्जी के कारण आपकी डेथ भी हो सकती है। और एंटी एलर्जिक क्या होता है? एंटी एलर्जिक वो होता है जो हमारी एलर्जी है, डर्मेटाइटिस है, रेसेस है ना, आपका रेनी नोज है, वाटरी आई है, आपका कफ है, इन सबको ब्लॉक करता है, एलर्जी को खत्म करता है, हिस्टामिन के रिलीज को ब्लॉक करता है। जैसे हिस्टामिन का एक्शन ब्लॉक होगा, वैसे ही हमारी कफिंग है, रेसेज है, इचिंग है, वो सारी एलर्जी खत्म हो जाएगी। पर अगर आपने टाइम रहते हुए अगर एंटी एलर्जिक यूज नहीं किया तो इस केस में आपकी डेथ भी हो सकती है, आप मर भी सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है एंटी एलर्जिक एजेंट जो है। हम थोड़ा आगे और बढ़ते हैं अपनी स्लाइड में। देन हमारे पास कुछ ओके तो अभी यहाँ पे हम कुछ एंटी एलर्जिक केमिकल कंपाउंड हैं जो हम यूज करते हैं, जो हम मेडिकली हम जो यूज करते हैं। इसमें सबसे पहला है फेक्सोफेनाडिन। फेक्सोफेनाडिन इज ए एंटी हिस्टामिक। एंटी हिस्टामिक का मतलब क्या होता है कि जो हिस्टामिक के वर्क को स्टॉप करे। एंटी मतलब अगेंस्ट, हिस्टामिन मतलब हिस्टामिन, थोड़ी देर पहले हमने हिस्टामिन पढ़ा था। तो जो हिस्टामिन के वर्क को, हिस्टामिन के रिलीज को स्टॉप करे, जो हिस्टामिन का एंटी है। जो फैक्सोफेनाडिन क्या है? एंटी हिस्टामिन है, दैट में बी यूज टू ट्रीट एलर्जी सिम्टम इंक्लूडिंग हे फीवर इन एडल्ट चिल्ड्रन। ये काम आता है अडल्ट में और चिल्ड्रन में एंटी हिस्टामिन के, क्योंकि अभी हमें थोड़ी देर पहले बताया हिस्टामिन क्या करता है। मेनली हिस्टामिन जो सिम्टम प्रोड्यूस करता है एलर्जी के, रेसिस, रेडनेस, रेनी नोज, वाटरी आई, ऑल ऑफ एलर्जी। तो इसमें फैक्सोफेनाडिन क्या करता है? ये हिस्टामिन के रिलीज को स्टॉप कर देता है। जब हिस्टामिन के रिलीज को स्टॉप कर देगा, देन जो एलर्जी है वो अपने आप ओवरकम हो जाएगी। देन फैक्सोफेनाडिन इज आल्सो यूज्ड टू ट्रीट स्किन इचिंग। स्किन इचिंग मतलब जब भी स्किन पे इच होती है, खुजली होती है, खारिश होती है, ये उसमें भी काम आता है आपका फैक्सोफेनाडिन। देन कॉज बाय द कंडीशन कॉल्ड क्रोनिक आइडियोपैथिक इरोटिशिया इन अडल्ट एंड चिल्ड्रन एटलीस्ट 6 ईयर ओल्ड। ये चीज आप ध्यान से आपको पढ़नी पड़ेगी कि फैक्सोफेनाडिन हम 6 ईयर ओल्ड जो बच्चे होते हैं, हम उनके ऊपर 6 साल से जो बड़े बच्चे होते हैं, हम उन्हीं में फैक्सोफेनाडिन यूज करेंगे। देन हिस्टामिन इज ए केमिकल दैट रिलीज मास्ट सेल। इसके बारे में पहले भी जो स्लाइड थी उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि हिस्टामिन इज ए केमिकल दैट रिलीज बाय द मास्ट सेल इन रिस्पॉन्स टू एलर्जेन एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी एलर्जी सिम्टम्स सच एज रेनी नोज है, वाटरी आई है, सीजिंग है, इचिंग है। एंड फैक्सोफेनाडिन bind to histamine receptor and prevent histamine from the having an effect on those reduce the allergic symptom। तो फैक्सोफेनाडिन क्या करता है? जो H रिसेप्टर है, हिस्टामिन रिसेप्टर है, उससे बाइंड करता है, और जो आपके जो
हिस्टामिन का जो रिलीज है उसको स्टॉप करता है, उस एक्शन को स्टॉप करता है। देयर आर मेनी ब्रांड फॉर्म ऑफ फैक्सोफिनाडिन अवेलेबल मार्केट में, इंडियन मार्केट में, इंडियन फार्मा मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में, वर्ल्ड फार्मा मार्केट में फैक्सोफिनाडिन के जो है ना बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो एफडीए ने जो अप्रूव किया फैक्सोफिनाडिन को, वो 1996 में अप्रूव किया था। ये इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि फैक्सोफिनाडिन को एफडीए ने, कि एफडीए जो अप्रूवल मिली थी 1996 में मिली थी। देन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड पे। हाँ सर, आप नेक्स्ट बताइए। हमारा जो केमिकल कंपाउंड है वो है मोन्टेलोकास्ट। मोन्टेलोकास्ट मोस्टली जो आता है लिवोसिट्रोजिन के कॉम्बिनेशन के साथ आता है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में अपन लिवोसिट्रोजिन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले पढ़ लेते हैं मोन्टेलोकास्ट। मोन्टेलोकास्ट हेल्प टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड मे बी यूज्ड टू प्रिवेंट अस्थमा अटैक इन अडल्ट एंड चिल्ड्रन एटलीस्ट 2 ईयर ओल्ड। अस्थमा क्या है? अस्थमा भी एक काइंड ऑफ एलर्जी है। वो बोलते हैं यार, जब जो खांसी कफ जो 3 महीने, सॉरी 3 हफ्ते, 6 हफ्ते, 10 हफ्ते तक अगर खांसी रह जाती है तो अस्थमा में कन्वर्ट हो जाती है, दमा में कन्वर्ट हो जाती है। तो दमा और अस्थमा भी एक लंबी चलती आई हुई एलर्जी का रूप ही है। तो मोन्टेलोकास्ट क्या करता है कि जो अस्थमा से जो इन्फ्लामेशन हो जाती है उसको रिड्यूस करता है, और अडल्ट में भी, चिल्ड्रन में भी, एटलीस्ट 2 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन जो होते हैं ना, उनमें हम मोन्टेलोकास्ट यूज करते हैं। देन मोन्टेलोकास्ट ऑलवेज यूज टू प्रिवेंट exercise induce bronchoconstriction, a narrow of air passage in the lungs due to exercise, that is also known as exercise induced asthma। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं ना, जब भी हम रनिंग करते हैं, जब भी हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी सांसें फूल जाती हैं। वो सांसें क्यों फूलती हैं? वही बताया गया है इसमें कि जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, जब भी हम रनिंग करते हैं, तो क्या होता है, जो हमारा एयर पास होता है ना, एयर पास मतलब जो हमारी जहां से हम सांस लेते हैं, जो एयर पास होता है, वहां पे लंग्स में क्या होता है, वहां जो हमारी जो लंग्स में जो हमारी जो ट्यूब्स हैं, जो ब्रोंकाई हैं, ब्रोंकाई कंस्ट्रक्ट हो जाती है, ब्रोंकाई सिकुड़ सिकुड़ जाती हैं। जब हम भागते हैं सांस क्यों चढ़ते हैं, जब हम भागते हैं एक्सरसाइज करते हैं हमें सांस चढ़ जाते हैं, क्यों सांस चढ़ जाते हैं? ब्रोंकाई कंस्ट्रक्ट हो जाती है, ब्रोंकाई सिकुड़ जाती हैं एक्सरसाइज करने से, जिसके चलते क्या होता है, एयर पास मतलब सांस लेना बड़ी मुश्किल से सांस आता है। जब हम कभी वैष्णो देवी जाते हैं, जब चढ़ते हैं उतरते हैं, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, क्यों? क्योंकि जब भी हम चढ़ते उतरते फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी ब्रोंकाई जो है कंस्ट्रक्ट हो जाती है। तो मोन्टेलोकास्ट क्या करता है, और उसका यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज दी गई है, इसको बोलते हैं एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा। एक्सरसाइज के कारण भी अस्थमा हो सकता है, ऐसा नहीं कहता अस्थमा अस्थमा सिंगल आप स्मोकिंग करने से या फिर पोल्यूशन में रहने से होता है ना, एक्सरसाइज करने से भी आपको अस्थमा हो सकता है। अगर आप ओवर एक्सरसाइज कर रहे हो, आप लाइट एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो स्टार्टिंग में, तो ये मोन्टेलोकास्ट स्वाभाविक काम आता है। देन फॉर एडल्ट एंड चिल्ड्रन एटलीस्ट 2 ईयर ओल्ड विद सिम्टम ऑफ सीजनल और ईयर राउंड पेरेनियल एलर्जी। सीजनल सीजनल एलर्जी मतलब क्या होता है, जैसे मौसम चेंज होता है, अब जैसे सर्दी आएंगी बहुत से लोगों को जुकाम हो जाएगा, बहुत से लोगों को खांसी हो जाएगी। अब जैसे गर्मी आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मौसम चेंज होगा आपको कुछ ना कुछ एलर्जी हो जाएगी, आपको रैसेस हो जाएंगे, आपको इचिंग हो जाएगी, आपको रेनिनोल हो जाएगी, कफ हो जाएगा आपको ना। तो ये सारी क्या बोलते हैं हमको, सीजनल एलर्जी। जैसे भी सीजन चेंज होता है एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें मोन्टेलोकास्ट क्या अपना यहाँ पे काम आता है। देन हम आगे बात करते हैं। If you already take Montelukast regularly to prevent asthma or all allergy symptom, do not take an extra dose to treat exercise-induced bronchoconstriction। अगर आप ऑलरेडी मोन्टेलोकास्ट को यूज कर रहे हो, ये प्रिकॉशन है, ऑलरेडी आप मोन्टेलोकास्ट को यूज कर रहे हो, तो आप कोई भी एक्स्ट्रा डोज ना लें एक्सरसाइज इंड्यूस ब्रोंकोकंस्ट्रक्शन के लिए, कि ऑलरेडी मैं एलर्जी से ग्रसित हूँ, लेकिन मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, उसमें मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो रेगुलर अगर आप मोन्टेलोकास्ट यूज कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा डोज मोन्टेलोकास्ट की ना लें। देन मोन्टेलोकास्ट इज नॉट ए फास्ट एक्टिंग रेस्क्यू मेडिसिन फॉर अस्थमा अटैक, नीड टू टेकन डेली टू वॉक प्रॉपरली। ऐसा नहीं है कि आपने आज मोन्टेलोकास्ट खाया कल आपका अस्थमा ठीक हो गया, परसों आपकी एलर्जी ठीक होगी। हर एक मेडिसिन का प्रॉपर कोर्स है। जैसे एंटीबायोटिक को बोलते हैं हम 5 से 7 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स होता है, ऐसे ही जो मोन्टेलोकास्ट ना फास्ट एक्टिंग नहीं है, लेकिन आपको रेगुलर लेना पड़ेगा आपको अस्थमा अटैक के लिए। ऐसा नहीं आप आज आपने मोन्टेलोकास्ट खाया, कल आपने मोन्टेलोकास्ट खाया, लेकिन परसों आपका अस्थमा ठीक हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको रेगुलर लेना पड़ेगा। जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा 5 दिन 7 दिन जितने भी दिन का जो कोर्स है मोन्टेलोकास्ट का, वो आपको प्रॉपर तरीके से लेना पड़ेगा, मतलब लेना ही पड़ेगा अगर आपको एलर्जी को बिल्कुल जड़ से खत्म करना है तो। देन
मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, मोन्टेलुकास वाज एफडीए अप्रूव इन 1998, 1998 में एफडीए ने मोन्टेलुकास को अप्रूव किया। देन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। एसिप्रोफाइलिन इज ए मेडिसिन यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ लंग्स कंडीशन सच एज अस्थमा। आपका जो एसिप्रोफाइलिन है वो भी आपका जो आपका अस्थमा है उसके ट्रीटमेंट में जो है वो काम आता है। जैसे नैरोइंग द एयरवे लीडिंग टू द ब्रीदिंग डिफिकल्टी, अगर आपको अस्थमा में सांस लेने में प्रॉब्लम है ना, कुछ लोग पंप यूज करते हैं, लेकिन पंप के साथ साथ आप एसिप्रोफाइलिन भी ले सकते हैं, आपको लेना चाहिए। ये अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए हमारा एसिप्रोफाइलिन जो है हमारा यूज होता है। देन इसके कुछ और भी बहुत सारे यूज हैं, हार्ट बर्न हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, है ना। उसके बाद ये आपके साइड इफेक्ट हैं, ये आपके साइड इफेक्ट हैं एसिटोप्रोपाइलिन के, लाइक नोजिया, वोमिटिंग, डिस्कम्फर्ट, हार्ट बर्न, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सारे साइड इफेक्ट हैं किसके, एसिटोप्रोपाइलिन के। क्योंकि हर एवरी मेडिसिन हैव ए साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट, जिसको आप बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, फार्माकोलॉजी लैंग्वेज में, तो बिल्कुल हर एक के हैं, लेकिन वो माइनर हैं, लेकिन उसका यूज बहुत बड़ा है। मेरे लिए नोजिया वोमिटिंग इतना फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मेरा अस्थमा ट्रीट हो रहा है और मुझे हल्का नोजिया वोमिटिंग हो रहा है तो डजेंट मैटर, नोजिया वोमिटिंग डजेंट मैटर फॉर मी, बट मैं चाहता हूँ मेरा अस्थमा ठीक हो जाए। तो मेनली जो इसका यूज है एसिडोप्रोपाइलिन का, वह तो अस्थमा में होता है। ओके, देन हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा एजिलास्टिन नेजल स्प्रे। तो नेक्स्ट जो हमारा कंटेंट है वो है एजिलास्टिन। एजिलास्टिन जो मोस्टली जो आता है वो नेजल स्प्रे में आता है, और एजिलास्टिन नेजल स्प्रे और नोज इज एंटी हिस्टमिक। क्योंकि मैं शुरू से आपको बता रहा हूं कि हम एंटी एलर्जिक पढ़ रहे हैं, और एलर्जी जो होती है मेनली वो होती है हिस्टामिन जब रिलीज होता है, जब एलर्जी के सिम्टम आते हैं, कफिंग है, रेनी नोज है, आपका इचिंग है, रेसिस है। तो जितने भी हमारे एंटी एलर्जिक जो ड्रग्स हैं, हम उनको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं एंटी हिस्टामिक ड्रग, जो हिस्टामिन के रिलीज को स्टॉप करते हैं। देन हम पढ़ रहे हैं अभी एजिलास्टिन के बारे में। एजिलास्टिन यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ कि ये जो है नोज में जो इन्फ्लेमेशन जो आती है वो उसके लिए है। हिस्टामिक अंकुल सर रिक्वेस्ट है, एक बार ना प्लीज माइक म्यूट रखो सभी यार, रिक्वेस्ट है बस। मैं तो बिल्कुल माइक से आवाज नहीं आ रही, प्लीज प्लीज कोई नहीं प्लीज। ओके, तो ये क्या करता है, इज एंटी हिस्टमिक दैट इज यूज टू ट्रीट सीजिंग। सीजिंग मतलब जब भी आप चीखते हैं, बार बार बड़ी चीख आती है, रनी एयर और स्टफी नोज, इचिंग, जब भी हमारे नोज में इन्फ्लामेशन होता है, एलर्जी हो जाती है, रनी नोज, स्टफी नोज, इचिंग एंड अदर नेजल सिम्टम ऑफ एलर्जी। जो हमारे नेजल कैविटी जो होती है, जो हमारी जो नोज जो होती है, जो हमारी नाक जो होती है, उसमें इचिंग है, सीजिंग है, रनी नोज है, जितने भी ये एलर्जिक सिम्टम है उनके लिए हम यूज करते हैं एजिलास्टिन नेजल स्प्रे। देन एजिलास्टिन नेजल इज फॉर यूज इन एडल्ट एंड चिल्ड्रन एटलीस्ट 6 ईयर ओल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत काम की बात है कि जो भी हमारे बच्चे 6 साल से बड़े हैं, हम उसमें एजिलास्टिन नेजल का यूज करते हैं। देन एजिलास्टिन नेजल में ऑल्सो यूज टू प्रपोज नोट लिस्टेड दिस medication guide and fluticasone aerosol breath activate fluticasone that treats certain growth in the nose, nasal swabs and belong the drugs known as the corticosteroids. And fluticasone work by swelling inflammation in nasal passages. This can help decrease symptoms such as stuffy nose. अब एजिलास्टिन तो ठीक हमने पढ़ लिया, उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लूटिकलजोल। फ्लूटिकलजोल क्या करता है, जो भी एलर्जी के कारण हमारे नेजल्स कैविटी में, हमारी जो नाक है, जो नोस्ट्रिल्स हैं, उनमें जो इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग हो जाती है, फ्लूटिकलजोल क्या करता है, उस स्वेलिंग को, उस इन्फ्लामेशन को ओवरकम करता है, ठीक करता है। तो मोस्टली जो कॉम्बिनेशन में जो चीज देखी जाती है, जो मोस्टली डॉक्टर यूज करते हैं, वो एजिलास्टिन के साथ फ्लूटिकलजोल यूज करते हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो सिंगल ड्रग एजिलास्टिन यूज करते हैं। तो ये जो कंबाइंड इफेक्ट जो है, जो कॉम्बो इफेक्ट जो है, जो सिनर्जिक इफेक्ट जो है एजिलास्टिन का और फ्लूटिकलजोल का, वो बहुत ही मतलब पावरफुल है, बहुत ही इंपैक्टफुल है।
एलर्जी के लिए, रेनी नोज के लिए, नोज नेजल इन्फ्लामेशन के लिए, सीजिंग के लिए, स्टफी नोज के लिए। देखते हैं हम अगली स्लाइड। अगली स्लाइड में आ गया हमारा लियोसिट्राजिन, जो मोस्टली मोन्टेलोकास के साथ यूज होता है। मोन्टेलोकास लियोसिट्राजिन के कॉम्बिनेशन आपने बहुत सारे मार्केट में देखे होंगे, और हमारे पास भी एक प्रोडक्ट है जो हम आगे डिस्कस करेंगे मोन्टेलोकास लियोसिट्राजिन के साथ। अभी हम बात करते हैं लियोसिट्राजिन के। फिर एक टर्म बार बार आ रही है हमारे सामने, एंटी हिस्टेमिक। हमने शुरू में पढ़ा था एंटी एलर्जिक इज इक्वल टू एंटी हिस्टेमिक बोलते हैं हम इनको। एंटी हिस्टेमिक का मतलब जो हिस्टामिन के रिलीज को स्टॉप कर दे, हिस्टामिन का जो रिलीज है उसको स्टॉप कर दे, क्योंकि हिस्टामिन मेन कारण है एलर्जी सिम्टम का। Okay, then that may use to reduce allergy symptoms such as redness, itching, watery eye, or runny nose, seizing, rashes, or reaction to insect bite or stings. ये चीज से हम ध्यान से समझना। जब भी हम कभी घर परिवार में रहते हैं या फिर हमारी सोसाइटी में जब रहते हैं, हमें कभी कोई मधुमक्खी काट गई, कोई इंसेक्ट काट गया, उससे जो स्वेलिंग होती है, जो रिएक्शन होते हैं ना, जब भी कोई मधुमक्खी काट जाती है हमारे पूरे शरीर रेडनेस हो जाती है, तो ये भी एक काइंड ऑफ एलर्जी है। तो लियोसिट्राजिन जो है वो एंटी हिस्टामिक है, जो कि इंसेक्ट बाइट से जो एलर्जी होती है उसके काम आता है। रेडनेस, वाटरी आई, रैनी नोज, सीजिंग एंड रैशेज के जो काम आता है। देन उसके बाद लियोसिट्राजिन वर्क बाय द रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ नेचुरल केमिकल इन द बॉडी कॉल्ड हिस्टामिन। वही बात है कि जो हिस्टामिन का जो इफेक्ट होता है, हिस्टामिन का जो इफेक्ट होता है, ये उसके इफेक्ट को कम करता है कौन? लियोसिट्राजिन। हिस्टामिन कैन प्रोड्यूस सिम्टम्स एज रनी नोज एंड हाइव्स। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जब भी कोई एलर्जेंट हमारी बॉडी पे अटैक करता है, हमारे मास्ट सेल पे अटैक करता है, तो हमारी जो मास्ट सेल, जो हमारी सेल जो है वो हिस्टामिन रिलीज करती है। जो हिस्टामिन जो रिलीज, जैसे हिस्टामिन रिलीज होगा तो हिस्टामिन बॉडी को मैसेज देगा इन टर्म्स ऑफ रैनी नोज, इन टर्म्स ऑफ इचिंग, इन टर्म्स ऑफ रेडनेस, कफ, सीजिंग, इन सब चीजों में। ये क्या करता है लियोसिट्राजिन, जो इसके इफेक्ट को जो है वो कम करता है, हिस्टामिन के प्रोडक्शन को कम करता है। देन हमारा जो नेक्स्ट जो है हमारा केमिकल कंपाउंड है वो है जाइलोमेथाजोलिन। जाइलोमेटाजोलिन nasal is a decongestion that shrink blood vessels in the nasal passage. Dilated blood vessels can cause nasal congestion, stuffy nose. थोड़ा इसको तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि इसको भी हम हमारी जो नेजल कैविटी जो है, नोस्ट्रिल्स है, उसमें यूज करते हैं, ये नेजल स्प्रे में यूज करते हैं। देन क्या करता है? डीकंजक्शन दैट श्रिंक ब्लड वेसल्स इन द नेसल पैसेज। डायलेटेड ब्लड वेसल कैन कोज नेसल कंजक्शन, स्टफी नोज। स्टफी नोज मतलब क्या होता है? कई बार होता है कि यार बड़ा बड़ी भारी भारी क्या होता है कि हमारा जो नोस्ट्रिल जो होता है बड़ा भारी भारी हो जाता है, उसमें बड़ा मतलब जो फ्लूइड जो होता है, जो हैवी फ्लूइड जो होता है वो जम जाता है। जो जाइलोमेटाजोल क्या करता है, नेचर क्या करता है, उसको डायलेट कर देता है ब्लड वेसल्स को। जैसे ब्लड वेसल डायलेट करते हैं, जितना भी आपकी नोस्ट्रिल्स में भारीपन जो होता है, जो वेस्ट मटेरियल जो हमारे नोस्ट्रिल में जम जाता है, ये उसको डायलेट कर देता है, उसको बिल्कुल हल्का कर देता है। देन नेक्स्ट जो इसका यूज क्या है, इसका नेक्स्ट यूज जो है इसका, और नेक्स्ट यूज हम देखेंगे। नेक्स्ट यूज इसका क्या है? फॉर यूजिंग द नोज इज यूज टू ट्रीट द स्टफी नोज कोज्ड बाय एलर्जी, साइनस इरिटेशन और कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड मतलब जो जैसे सीजन चेंज होता है, कॉमन कोल्ड हो जाता है, सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है ना, तो ये इसमें भी काम आता है आपका जाइलोमेटाजोलिन जो है वो। देन जाइलोमेटाजोलिन नेजल में आल्सो बी यूज्ड फॉर पर्पस नॉट लिस्टेड इन द मेडिकेशंस गाइड। कि जो प्रॉपर यूज जो है ना, वो इसका जो मेडिकेटेड जो गाइडलाइंस है उसमें प्रॉपर यूज उसका यही बताया गया है कि ये एंटी एलर्जिक है, आपके साइनस इरिटेशन को, जो कॉमन कोल्ड है ये उसको ओवरकम करता है। क्योंकि कॉमन कोल्ड भी एक काइंड ऑफ एलर्जी है। जुकाम, सर्दी, खांसी, ये एलर्जी ही है सारी की सारी। ये काइंड ऑफ एलर्जी हमने पहले पढ़ा था, सीजिंग, रैनी नोज, कफ, कोल्ड, ये सारी काइंड ऑफ एलर्जी है। देन हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास कौन सा केमिकल कंपाउंड है जो अपन को डिस्कस करना है। डेक्सोमिथोर्फिन। डेक्सोमिथोर्फिन ये जितने भी आपकी कफ सिरप होती है ना, कफ में जैसे होता है, एक तो होती है ड्राई कफ, एक होती है वेट कफ। ड्राई कफ मतलब कि आपकी सूखी खांसी, वेट कफ मतलब आपका खांसी के साथ स्पुटम भी आ रहा है, खांसी के साथ, कफ के साथ स्पुटम। स्पुटम मतलब आपका बोले तो बलगम, हिंदी में बोलते तो स्पुटम का मतलब होता है बलगम।
ड्राई कफ मतलब स्पूटम नहीं आ रहा, खांसी है। वेट कफ मतलब स्पूटम आ रहा है, आपको कफ भी आ रहा है, क्या बोलते हैं, आपको बलगम भी आ रहा है खांसी के साथ। तो डेक्सोमेथोर्फिन इज ए कफ सप्रेसेंट। सप्रेसेंट मतलब क्या होता है, ये खांसी को दबाता है। इट अफेक्टेड द सिग्नल इन द ब्रेन दैट ट्रिगर कफ रिफ्लेक्स। जितने भी आपकी कफिंग है, सीजिंग है, कॉमन कोल्ड है, अब देखो मैंने खांसा ना, मुझे कफ हुआ। मुझे कफ क्यों हुआ, कि ब्रेन को एक मैसेज पहुंचा कि भाई साहब वहां पे ना कुछ ब्लॉकेज आ गया है। आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, जहां से मैं सांस ले रहा हूँ, यहाँ से मेरे नोस्ट्रिल से, माउथ से मैं सांस ले रहा हूँ, तो वहां पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है। तो आप खांसिए, जितना भी आपको ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है उसको बाहर निकालिए, जितना स्पूटम है, कफ है, उसको बाहर निकालिए। ब्रेन को एक मैसेज आता है। डेक्सोमेथोर्फिन क्या करता है, कफ को प्रेस करता है, कफ को दबाता है। इट अफेक्टेड द सिग्नल इन द ब्रेन दैट ट्रिगर कफ रिफ्लेक्स। कफ रिफ्लेक्स मतलब कि ये ब्रेन को मैसेज पहुंचा देता है, भाई कफ को कुछ नहीं है, कफ नहीं है, आप रिलैक्स हो जाओ। ये कफ को सप्रेस करता है। देन डेक्सोमेथोर्फिन इज यूज्ड टू ट्रीट द ए कफ एज यूजुअल। कफ को सप्रेस करेगा, कफ को दबाएगा, तो ये कहां यूज होगा, खांसी को ट्रीट करने के लिए। इट इज ऑल्सो ओवर द काउंटर alone and also present in many over the counter prescription combination medication। डेक्सोमिथोफिन जो है ना, डेक्सोमिथोफिन के साथ बहुत से कॉम्बिनेशन में देते हैं, जैसे फिनाइलनेफ्रिन हो गया, उसके बाद आपका क्लोरनेफ्लिनामिन हो गया। तो ये डेक्सोमिथोर्फिन जो होता है मोस्टली कॉम्बिनेशन में आता है, और डेक्सोमिथोर्फिन जो है सिंगल यूज में बहुत कम ही यूज होता है, कॉम्बिनेशन में साथ यूज करते हैं इसको अपन। ठीक है, देन लास्ट में डेक्सोमिथोर्फिन विल नॉट ट्रीट ए कफ दैट कोज बाय स्मोकिंग अस्थमा एंड इम्पसिमिया। ध्यान रखना, स्मोकर कफ में काम नहीं आएगा डेक्सोमिथोर्फिन, अस्थमेटिक कफ में डेक्सोमिथोर्फिन काम नहीं आएगा। ये चीज आप नोट भी कर सकते हैं कि ये जो दो चीजें हैं, किसको अस्थमा है, और अस्थमा के पेशेंट को अगर कफ है, उस कफ को ट्रीट करने के लिए आप डेक्सोमिथोर्फिन यूज नहीं कर। स्मोकर कफ क्या होता है, स्मोकर कफ आपने गांव में देखा होगा, बहुत से लोग जो हुक्का पीते हैं, रेगुलर हुक्का पीते हैं, वो उनको पूरे 12 महीने उनकी खांसी ठीक नहीं होती, वो खांसते रहेंगे, हुक्का पीते रहेंगे, खांसते रहेंगे, हुक्का पीते रहेंगे। या कुछ स्मोकर जो होते हैं, जो रेगुलर स्मोक करते हैं, वो स्मोक भी ऐसे ही करते हैं, नोट इवन कि यार अपन चलो ठीक है यार, अगर मैं स्मोक करता हूँ तो मैंने 2 घंटे में 3 घंटे में एक सिगरेट पी ली, या फिर एक पफ ले लिया, स्मोक कर लिया, तो ये तो तक नॉर्मल स्मोकिंग। एक होती चेन स्मोकिंग, एक बुझी नहीं दूसरी लगा ली, एक बुझी नहीं दूसरी लगा ली। गांव में वही मोस्टली होता है कि मैं बैठ के हुक्का पी रहा हूँ, मैंने पी लिया, एक बंदा और आ गया, उसके साथ ही पी लिया, तीसरा और आ गया, उसके साथ ही पी लिया। तो ऐसे क्या हो जाता है, स्मोकर कफ हो जाती है। स्मोकर कफ की सबसे बड़ी पहचान क्या आती है कि उनकी कभी खांसी ठीक नहीं होती, हुक्का पीते रहते हैं। तो स्मोकर कफ में और एस्थमेटिक कफ में हम डेक्सोमिथोर्फिन यूज नहीं करेंगे, ये नोट करने वाला पॉइंट है। देन जो नेक्स्ट हमारा केमिकल कंपाउंड है वो है फिनाइलनेफ्रिन। फिनाइलनेफ्रिन क्या करता है, जब हम देखेंगे फिनाइलनेफ्रिन का यूज क्या है। फिनाइलनेफ्रिन इज ए डीकंजेस्टेंट दैट यूज्ड टू ट्रीट स्टफी nose and sinus congestion caused by the common cold, hay fever and other allergy। स्टफी नोज में फिर बोल रहा हूँ, जो भी हमारा जो वेस्ट मटेरियल जो हमारे नेजल कैविटी में, नोस्ट्रिल्स में जमा हो जाता है, जिसके चलते में बड़ा भारी भारी पड़ने लगता है, तो उसको क्या होता है, डीकंजेशन का मतलब क्या होता है कि जब वो भारी हो जाता है तो उसको हल्का कर देता है कौन, फिनाइलनेफ्रिन। तो फिनाइलनेफ्रिन जब उसको हल्का कर देगा तो वो हल्का होकर डाइल्यूट होके वो थ्रू नेस्ट्रिल या थ्रू स्पूटम वो बाहर निकल जाएगा। और फिनाइलनेफ्रिन कहाँ काम आता है, कॉमन कोल्ड में, हे फीवर में, और अदर जो एलर्जी होती है उनमें क्या हमारा फिनाइलनेफ्रिन काम आता है। द नेक्स्ट हमारा केमिकल कंपाउंड है क्लोरोफिनाइलनेफ्रिनमाइन। क्लोरोफिनाइलनेफ्रिनमाइन इट इज एंटी, देखो फिर आ गया एंटी हिस्टमिक, फिर आ गया एंटी हिस्टमिक दैट रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द नेचुरल केमिकल, क्योंकि ये भी एंटी एलर्जिक है, और हम स्टार्टिंग से लेकर अब तक एंटी एलर्जिक ही पढ़ रहे हैं। एंटी एलर्जिक मतलब एंटी हिस्टमिक, और एंटी हिस्टमिक का मतलब होता है कि जो हिस्टामिन के प्रोडक्शन को, हिस्टामिन के एक्शन को कम कर दे, रोक दे। तो ये भी वही करता है। देन आपका सीजिंग है, इचिंग है, वाटरी आई है, रेनी नोज है, ये इन सबको
दूर कर देता है। एंड ऑल्सो यूज रनी नोज, सीजिंग, ईचिंग, वाटरी आई कोज बाय द एलर्जी, जो इतनी कॉमन कोल्ड फ्लू जो होते हैं ना, उसमें क्या करता है, ये इन सबको ओवरकम करता है, इनको ट्रीट करता है। देन हम अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी वो है जिसमें हमारा एक एक और इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है, वो है एन एसिटाइल सिस्टीन, NaC। इसको शॉर्ट फॉर्म होता है NaC, कम फ्रॉम द अमीनो एसिड एल सिस्टेनिन। एल सिस्टेनिक अमीनो एसिड है। ये क्या करता है, इसका हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये करता क्या है, होता क्या है, इसका मेन इंडिकेशन क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या है, ध्यान से देखेंगे। इज ए एंटीऑक्सीडेंट अमीनो एसिड और बिल्डिंग ब्लॉक। एज यूजल हमने जब प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था, तो प्रोटीन्स में हमने अमीनो एसिड पढ़ा था, और प्रोटीन जो क्या है, अमीनो एसिड क्या है, वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स है। अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है। एंड NaC हैज मैनी यूज एंड इन FDA अप्रूव्ड ड्रग। और NaC जो है वो एक FDA अप्रूव्ड ड्रग है। और एन एसिटाइल सिस्टीन इज एंटीऑक्सीडेंट दैट माइट प्ले ए रोल टू प्रिवेंटिंग कैंसर एज ए ड्रग। ये कैंसर को प्रिवेंट करती है एज ए ड्रग। इट इज यूज्ड बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर दैट ट्रीट एसिटोअमिनोफिनोन पॉइजनिंग। एसिटोअमिनोफिनोन पॉइजनिंग क्या होती है, एसिटोअमिनोफिनोन क्या होता है, एसिटोअमिनोफिनोन हम सिंपली पीसीएम पैरासिटामोल को भी हम एसिटोअमिनोफिनोन बोलते हैं। ये इसका साइंटिफिक नोमेनक्लेचर है। जब भी ओवरडोज हो जाती है पैरासिटामोल की, एस्टोमिनोफिनोन की, ये उसकी पॉइजनिंग को भी रोकता है। इट वर्क बाय द बाइंडिंग द पॉइजन फ्रॉम द एस्टोमिनोफिनोन दैट आर द फॉर्म्ड इन द लीवर। जब भी एस्टोअमिनोफिनोन की ओवरडोज हो जाती है, जो हमारे लीवर में जो पॉइजन जो बन जाता है, उसके साथ ये बाइंड कर देता है, और उसके जो इफेक्ट को क्या करता है, ये ओवरकम करता है, खत्म कर देता है। देन अभी हमारे जो ये तो थी NaC के बारे में कुछ नॉर्मल जानकारी, लेकिन अभी हम इसको एंटी एलर्जिक में, कफ में, ड्राई आई में, लंग इंफेक्शन में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। लाइक पीपल कॉमनली यूज एन एसिटाइल फॉर कफ एंड अदर लंग इंफेक्शन। लंग्स इन्फेक्शन का मतलब होता है, कफ का मतलब होता है लंग्स, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, लंग्स। क्योंकि रेस्पिरेशन जो होता है, हमारा जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमारा एक्सचेंज जो होता है, वो लंग्स में होता है। ब्रोंकाई जो लंग्स में होती है, मेन ऑर्गन जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो है लंग्स। तो ये क्या करता है, लंग्स जो लंग्स की कंडीशन है, लंग्स इन्फेक्शन दूर करता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द फ्लू एंड ड्राई आई। ये कफ में काम आता है, देन आपका जो फ्लू है, ड्राई आई है, उसमें काम आता है, एंड मैनी अदर कंडीशन। बट देयर इज ए नो गुड साइंटिफिक एविडेंस टू सपोर्ट मैनी ऑफ दी। कोई साइंटिफिक ऐसा कोई एविडेंस है नहीं, लेकिन बट हम इसको यूज करते हैं, वहां पे ये इम्पैक्ट दिखाता है, इफेक्ट दिखाता है। ओके, देन चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। यहां पे हमारा हो गया है सारे के सारे खत्म।